नमस्कार। कारगिल विजय दिवस पर स्वदेश न्यूज की खास पेशकश है शौर्य को सलाम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। 26 जुलाई यही वो तारीख है जब 23 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए विजय गाथा लिख दी थी। 26 जुलाई 1999 को भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध में हराया और कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया। हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली 26 जुलाई को हम सभी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। लिहाजा आज हर कोई वीर जवानों के शौर्य को सलाम कर रहा है। इस खास मौके पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही तमाम मंत्रियों और प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उन्हें नमन किया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी कारगिल विजय दिवस अब ट्रेंड कर रहा है। कारगिल विजय दिवस भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे में आज हमारी खास पेशकश में हम उन्हीं सभी भारतीय नायकों को याद करते हुए उनके शौर्य को सलाम करेंगे, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। साथ ही उन्हें भी नमन करेंगे जो आज भी हमारे बीच हैं और उनकी बहादुरी के किस्से हम अक्सर सुनते हैं। तो आप सभी दर्शकों को भी कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम स्वदेश न्यूज के माध्यम से उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी और कारगिल के जो ऊंची चोटियों में दुश्मन बैठे हुए थे वहां पर उनको खदेड़ कर वापस वहां से भेजा और उस चोटी को फिर से भारत में मिलाया। और इसी खास पेशकश पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ है मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड जे सोडी जी। सोडी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों मेहमानों को भी मैं सैल्यूट करता हूं और स्वदेश न्यूज की तरफ से आप लोगों के माध्यम से उन सभी शहीदों को हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जिन्होंने कारगिल दिवस पर, जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कारगिल दिवस, और लेकिन उनके प्राणों की आहुति, उनके शौर्य की बदौलत ही हम उस कारगिल की चोटियों को अपने वापस भारत के कब्जे पर कर सकें, क्योंकि वहां पर दुश्मन बैठे हुए थे। और उन सभी जाबाजों को जो आज भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए आप दोनों को सल्यूट और आप दोनों के माध्यम से उन सभी को सल्यूट है। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह जी, जिस तरह से आज हम कारगिल दिवस मना रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल था भारत के लिए, बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था और हम नीचे थे। नीचे से हमें ऊपर जाना था और दुश्मन को वहां से खदेड़ना था। तो मैं चाहूंगा कि आप जरा उस वक्त की जरा कुछ तस्वीर आप ताजा कीजिए कि कितना मुश्किल था ये कारगिल दिवस से जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने का सफर। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। हमारे एक सीनियर थे जिनके परिवार को मैं पर्सनली बहुत करीबी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं नागालैंड में पोस्टेड था मैं। और ये कहानी है कैप्टन कैंगरूजे की कहानी। कैप्टन कैंगरूजे साहब डिप्लॉयड थे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बिल्कुल कारगिल में। और रात के 12 बजे के बाद इनको सूचना मिली कि एक दुश्मन की एक पोस्ट है जो बहुत बर्बादी मचा रही है, बहुत परेशान कर रही है हिंदुस्तान की फौज को। तो कैप्टन कैंगरूजे अपने दस्ते के साथ रात को चले गए एडवांस करते हुए। रात को क्या होता है, आपने जो जिक्र किया, रात को जो साउंड होता है, जो आवाज होती है, वो ज्यादा तेज आती है। तो उन्होंने वही और दुश्मन को खबर हो गई कि साउंड हो रहा है यहाँ से, तो दुश्मन तैनात हो गया वहां से। और दुश्मन ने वहां पे बिल्कुल तैनात अपना मोर्चा तैनात कर दिया। लेकिन कैप्टन कैंगरूजे और उनके 10 बहादुर जाबाज फौजी, जाबाज साथी अपनी जान की परवाह ना कर कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेल कर कूद पड़े और चढ़ते रहे। और जब वो ऊपर पहुंचे तब दुश्मन ने गोली फायरिंग कर दी। एक होती है फौज में किलिंग रेंज और एक होती है इफेक्टिव रेंज। कर्नल सोडी साहब हमारे इंस्ट्रक्टर रह चुके थे फौज में। कर्नल सोडी साहब ने हमको इफेक्टिव रेंज और किलिंग रेंज के बारे में बखूबी सिखाया था। और इफेक्टिव रेंज होती है, आप अगर गोली चला रहे हैं और गोली फौज के गिर जाए। और किलिंग रेंज होती है, आप दुश्मन का अनुमान तौर पे आप इंतजार करेंगे जब वो फौज और करीब में आ जाए, तब आप गोली चलाएंगे ताकि मैक्सिमम डैमेज हो,
दुश्मन पे। तो दुश्मन ने गोली फायरिंग शुरू तब कर दी हमारे जाबाज फौजियों की तरफ। हमारे जाबाज फौजी फिर भी उन पे हावी हुए और कैप्टन कैंगरूजे के पेट में 3 गोलियां आके लगी, लेकिन उन्होंने अपनी बेल्ट निकाल के अपनी बेल्ट और कसी और चढ़ते रहे और पीछे मुड़ के बोला, मेरी चिंता मत करो, परवाह मत करो, चढ़ते रहो। और लोग ऊपर चढ़े। जब वो चढ़े, वो बिल्कुल फेस टू फेस आ गए दुश्मन की सिपाहियों के साथ। उन्होंने अपनी कमांडो नाइफ निकाली और कमांडो नाइफ निकाल के दुश्मन को वहीं पे ढेर कर दिया। उसके बाद उनके गले में एक रॉकेट लॉन्चर था, वो रॉकेट लॉन्चर को लेकर क्रॉल करे दुश्मन के बंकर की तरफ और दुश्मन पे निशाना ताका और दोनों बंकर वहीं डिस्ट्रॉय कर दिए वहीं पे। उसी टाइम पे जो दुश्मन भाग रहा था वो पीछे मुड़ के, उन्हें देखा नहीं क्योंकि उनको हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़ के हिंदुस्तान की फौज को देखने की, तो गोलियां यूं मारा था वो। तब कैप्टन कैंगरूजे को गोली आके लगी उनके सीने पे और वो पहाड़ी से गिरे। जब वो गिरे तो हमारे जो दुश्मन तो भाग गए वहां से। हमारे फौजी नीचे आके देखे, उन्होंने देखा उनको कैप्टन कैंगरूजे नहीं दिखे। उसके बाद उनके और ढूंढने पे कैप्टन कैंगरूजे मिले और उनके पास एक पिट्ठू झोला था, स्केल है जिसको बोलते हैं, उसके अंदर राष्ट्रीय ध्वज था। उन्होंने कैप्टन कैंगरूजे की बॉडी जो कि ऊपर से गिरी थी, पेट पे 3 गोलियां बर्स्ट फायर चेस्ट में ऊंचाई से गिरे, उनकी टांगे मुड़ गई थी, हाथ मुड़ गए थे, कमर टूट गई थी, लेकिन फिर भी वो मरे नहीं थे भाई। और क्यों नहीं मरे थे वो इसलिए नहीं मरे थे क्योंकि वो शहीद हो गए थे और शहीद कभी मरते नहीं है, वो सदा अमर हो जाते हैं और जिंदगी भर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में रहते हैं। तब लोग, हमारे फौजी जब कैप्टन कैंगरूजे को ऊपर लाए तो राष्ट्रीय ध्वज वहीं पे लगाया, उनके शव को वहां पे रखा, सैल्यूट मारा और बोला, और हमारे बहादुर जाबाज फौजी रोए, बच्चों की तरह फूट फूट के रोए और ये बोला कि ये जीत आपकी है नीमो साहब, ये हिल आपका है, आज से ये हिल नीमो हिल कहलाएगा। नीमो क्योंकि वो नागालैंड के थे और कैंगरूजे उनका नाम था, तो कैंगरूजे बड़ा लंबा नाम था, तो नीमो हिल, उसको नीमो साहब कहा करते थे वो, और उनको महावीर चक्र से नवाजा गया था वो मरणोपरांत। उसके बाद जब कैप्टन कैंगरूजे की बॉडी को वापस ले जाया गया नागालैंड, एक सेमेट्री में जब उनको दफनाया गया, तब उस टाइम पे पूरा नागालैंड, अब नागालैंड में बहुत डिवाइडेड सोसाइटी है, ट्राइब्स है वहां पे, आओ हो गई, अंगामी, चांग, चाकेदांग, सेमा, लोथा, कोन्याक, तो अलग अलग ट्राइब्स हैं, लेकिन पूरी ट्राइब्स यूनाइट हो गई उस वक्त और उन्होंने कैप्टन कैंगरूजे को पूरे सम्मान के साथ वहां पे दफनाया। और वहां पे एक लिखा हुआ है, जब आप घर जाएं आप उनको हमारे बारे में कहेगा और ये कहेगा कि आपके कल के लिए हमने अपना आज गवा दिया। और ऐसी कई गाथाएं हैं हमारे वीर, हमारे बहादुर जाबाज फौजियों की, जिन्होंने अपनी जान की कीमत चुकाई है हमारे लिए। आज हम सब महफूज बैठे हैं, आज हम डिबेट कर पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं दर्शक, हमारे बहादुर फौजियों की वजह से। कैप्टन विजयन थापड़, कैप्टन अनुज नैयर, कैप्टन विक्रम बत्रा, बहुत सारे अन्य फौजी हैं, बहुत सारे, बल्कि मेरा खुद का सौभाग्य है। बिल्कुल कैप्टन कर्नल सोडी के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा ये बोल के कि उस टाइम अभी सुबेदार मेजर संजय सिंह साहब, मेरी 10 मिनट पहले बात हुई है उनसे फोन पे, वो मेरे इंस्ट्रक्टर थे अकेडमी में, उन्होंने हमको ट्रेन किया है। तो हमारे ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्टर थे, कर्नल सोडी साहब जैसे, हमारे संजय कुमार जैसे साहब, जिन्होंने हमको ट्रेनिंग दी है, और इनकी ही बदौलत आज की तारीख में जितने भी फौजी हमारे वतन के लड़ते हैं, वो ऐसे इंस्ट्रक्टर्स के लिए उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी, इसलिए हम लड़ पाते हैं भाई। बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, और जिस तरह से आप हम बता रहे थे और आपने कहा कि जो आपके इंस्ट्रक्टर सोडी साहब भी थे, और अगर मैं भी अगर आपके अंडर में काम कर रहा होता तो जिस तरह से स्फूर्ति और जोश आप भरते हैं, मैं भी शायद दुश्मन के खेमे में बंदूक ले घुस जाता, भले अगर मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हर आम आदमी भी दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है और हमारे जैसे हर कोई तैयार है, और यही वजह है कि आज हम विजय कारगिल दिवस हम मना रहे हैं। सोडी साहब, मैं थोड़ा टेक्निकल जानना चाहूंगा, वो जो चोटी थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी देश के लिए, जिसकी वजह से हमारे कम से कम 500 से ज्यादा जवानों ने अपनी शहादत दी, कितनी मजबूत चोटी थी वो देश की रक्षा के लिए, और कितना इंपॉर्टेंस था उस कारगिल चोटी का, ये जानना चाहेंगे आपसे एक बार। जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को और भारत के हर नागरिक को
कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं कारगिल के हर उस वीर योद्धा को जिसने हमारे देश के लिए उस वक्त लड़ाई की, और कुछ में से उन लोगों ने अपनी जान की आहुति भी दी, मेरा नमन और सलाम। आज इन वीर योद्धाओं की वजह से हम बात कर पा रहे हैं, देश में हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। पूरा वतन, पूरा देश इन वीर योद्धाओं के लिए सम्मान और सैल्यूट करता है। भागीरथ जी, जो आपने प्रश्न पूछा इसका मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ये जो कारगिल लड़ाई थी, ये पाकिस्तान के 4 सीनियर मिलिट्री अफसरों ने प्लान की। वो थे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ, लेफ्टिनेंट जनरल अजीज हुसैन जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, जनरल महमूद जीओसी 10 कोर, और ब्रिगेडियर जावेद हसन कमांडर FCNA। इन 4 अफसरों ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत से छुप के इन्होंने कारगिल लड़ाई को प्लान किया, जिसका नाम पाकिस्तान सेना ने दिया था ऑपरेशन कोपाइमा। कोपाइमा का उर्दू में मतलब होता है वो आदमी जो पहाड़ चढ़ सकता है। तो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन कोपाइमा था, और ऑपरेशन कोपाइमा 16 जनवरी 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने अप्रूव किया। और उसके बाद ये जो चोटियां थी भारत की सीमा में, जो कि सर्दी के महीनों में खाली की जाती थी और गर्मियों के महीने में वापस जाके फौजी जवान बैठता था, तैनात होता था, पाकिस्तान ने भारत का ये फायदा उठाया, भारत के साथ दगेबाजी की। उससे पहले कई दशकों तक सर्दियों में सेनाएं पीछे आ जाती थी, गर्मियों में आगे चली जाती थी। पाकिस्तान ने भारत के साथ विश्वासघात किया, और 16 जनवरी 1999 के बाद उन्होंने एक खुफिया तरीके से अपने सैनिक भेजे और भारत की पोस्टों पे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। अब ये जो पाकिस्तान के चीफ ने अप्रूव किया था, ये 5 हफ्ते पहले किया था, जो कि लाहौर डिक्लेरेशन साइन होना था 22 फरवरी 1999 को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और इंडिया के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में। अब जब पाकिस्तानी सेना ने उन चोटियों पे ऑक्यूपाई किया, मई महीने के शुरू में जब भारतीय सेना के जवान वहां पे गए अपनी पोस्टों पे तैनात होने के लिए, तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सैनिक वहां बैठे हुए हैं। उस वक्त ये कारगिल जंग शुरू हुई, जिसका नाम भारत सेना ने ऑपरेशन विजय दिया। और उसके बाद लड़ाई काफी घमासान हुई, और ये लड़ाई बहुत ही कठिन थी। कठिन इसलिए थी, इसके 3 मुख्य कारण है। पहला कारण है कि इसमें दुश्मन ऊंचाई पे बैठा हुआ था। जब भी कोई दुश्मन ऊंचाई पे बैठा होता है, उसके साथ लड़ना बहुत कठिन होता है। हम सैनिक पढ़ाई में सिखाते हैं कि अगर हम एक प्लेन में या एक नॉर्मल जमीन पे हम आक्रमण करते हैं तो 3:1 का रेशो होता है, लेकिन पहाड़ियों में जब हम हमला बोलते हैं तो हमारा रेशो 9:1 होता है, क्योंकि पहाड़ी पे ऊंचाई पे बैठा जो जवान होता है उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एडवांटेज था कि वो उन ऊंचाइयों पे बैठा था। वो ऊंचाइयां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां पे नेशनल हाईवे 1 अल्फा जाता था, जिसे कि पाकिस्तान ने उसको टारगेट करना शुरू किया, ताकि हमारी जो सिविलियन गाड़ियां थी, हमारे जो फौजी कॉन्वॉय थे, जिससे हमारा राशन, एमिनेशन, बारूद आता था, उस पे पाकिस्तानियों ने हमला करना शुरू किया। तो ये चोटियां हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और किसी हाल में भारतीय सेना ने इनको वापस देना था। एक तो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई कि ये पाकिस्तानी जवान ऊंचाई पे बैठे थे। दूसरा, ये जो लड़ाई हुई ये 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पे हुई। इस हाइट पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, और एक आम आदमी की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन इतने कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपनी कोई पर्सनल सेफ्टी की चिंता नहीं की, पर्सनल कंफर्ट की चिंता नहीं की। दिन रात वो लड़ते रहे, और उन्होंने 26 जुलाई 1999 को जो हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, उन्होंने उस दिन तक पाकिस्तान के हर जवान को भारतीय सीमा से उठा के फेंक दिया। एक एक इंच जो भारत की सीमा थी वो उन्होंने पाकिस्तानियों से वापस लिया। ये इतिहास में सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक है, जो भारतीय सेना ने बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी ताकत के साथ और बड़ी ऐलान के साथ उन्होंने विजय प्राप्त की, और हमारा उनको सैल्यूट और हमारा नमन उनको।
बिल्कुल, बिल्कुल सोढी साहब, बिल्कुल स्वदेश न्यूज़ भी लगातार उनको नमन कर रहा है क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत हम हिंदुस्तान में स्वेच्छा से घूम पाते हैं और आज भी बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा पे लगे हुए हैं। हम उन सभी को भी सैल्यूट करते हैं। मोहम्मद अली शाह जी, पाकिस्तान इसके पहले कारगिल वॉर से पहले 3 बार भारत से जंग करने की कोशिश की और तीनों बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। कारगिल वॉर से 28 साल पहले उसने जो बांग्लादेश को लेकर वॉर हुआ था उस पर भी कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। वो इतनी सारी चीजें जानता था कि भारत से वो सीधे लड़ नहीं सकता है। क्या यही वजह थी कि वो चोरी छिपे वो हमारे चोटियों पर कब्जा कर रहा था, क्योंकि उसको पता है कि वो 3 बार सामने से लड़ाई करने की कोशिश कर चुका है लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए इस बार उसने सोचा था कि हम चुपके से जाते हैं और पहाड़ियों पर कब्जा करते हैं और उसके बाद फिर हम जो हाईवेज हैं उसको टारगेट करेंगे, लेकिन भारत ने उसे यहां पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100%। बिल्कुल आपने तीर बिल्कुल निशाने पे ही मारा है भागीरथी भाई, और बात एकदम सही है। इनमें आपने 71 की लड़ाई की, 1971 में 71 का युद्ध हुआ था, तो मेरे फादर ने भी उसमें हिस्सा लिया था। वो लोंगेवाला से लड़े थे पाकिस्तान के खिलाफ, और वो रात जहाँ पे बॉर्डर फिल्म देखी होगी आपने, जहाँ पे 23 पंजाब बटालियन के 120 जाबाज फौजी थे और दुश्मन की पूरी टैंक की ब्रिगेड आ गई थी। और वो रात जब हमारे हंटर एयरक्राफ्ट रात को जो उड़ नहीं पाते थे, सुबह आके उन्होंने तहस नहस मचा दी पाकिस्तान की टैंकों की, और पाकिस्तान की टैंक वापस उड़ के वहां से भागी, वहां से बिल्कुल तबाह हो गई थी बिल्कुल। तो उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं है, उन्होंने हमसे कोशिश करी है, हमें मुखी खानी पड़ी उनको। तो ये इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि पाकिस्तान हमारे से मुकाबला कभी कर नहीं पाता है, और इसीलिए ही वो हमसे एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। जैसे कि कभी उग्रवादी को भेज दे देते थे वहां पे, अभी तो लोग होशियार हो गए हैं, अब समझ में आ गए हैं। अब तो बहुत कम लोग वहां पे जाने की ट्रेनिंग हो गई है, बहुत कम हो गया है। लेकिन ये लोग जैसे 2003 में जब सोढी साहब ने हमको ऑफिसर बना के हमको तैयार किया था, मेरी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके पे थी, जो कि 30 मीटर के फासले पे थी पाकिस्तान से बिल्कुल। तो हमको इनकी चालबाजी मालूम थी, हमको मालूम था ये लोग करते क्या है। ये लोग जैसे कि कारगिल में किया, इन्होंने मफ्ती में यानी कि सिविल ड्रेस में इन्हीं के फौजी आए थे, और जब ये मारे गए इन्होंने इनकार कर दिया, ये बोला कि हमारे फौजी नहीं है ये, हम नहीं जानते इनको। आप सोचेंगे भाई, जिस देश में, जिस वतन में फौजी का कदर नहीं हो रहा है, फौजी की इज्जत नहीं हो रही है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है, बल्कि आपको मैं एक बहुत ही और एक दिलचस्प किस्सा बताता हूं मैं आपको जी भाई। एक पाकिस्तानी कप्तान साहब थे, वो आए लड़ते हुए, हमारे इंडियन आर्मी के लोगों ने उनसे लड़ा, लेकिन हमारे इंडियन आर्मी के लोगों ने बोला भाई कुछ भी हो, भला ही हो दुश्मन, लेकिन दुश्मन को भी वही आदर देना चाहिए जो एक फौजी को देना चाहिए। तो उनको पानी भी दिया, खाना भी खिलाया, और उनको दफनाया भी, जो मर गए थे उनको दफनाया भी। और एक कप्तान साहब ऐसे थे जो उनको लगा, इंडियन आर्मी को लगा कि ये बहादुरी से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक साइटेशन लिखा उनके बारे में, उनकी बहादुरी का किस्सा लिखा और उनकी जेब में डाला, और उनकी बॉडी को वापस पाकिस्तान भेजा। और उनको बाद में निशाने हैदर, जो कि जैसे परमवीर चक्र है हमारे लिए, वैसे उनके लिए है, उनको उससे नवाजा गया, हमने वो आदर दिया। इन्होंने हमारे साथ क्या करा, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, उनकी तो आंखें निकाल दी थी, सिगरेट के निशान थे बदन पे, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए थे, इन्होंने म्यूटिलेट किए थे हमारी बॉडी। तो मैं बताऊं, जो जोश, जो जज्बा, जो जुनून भारतीय फौज में है, वो किसी भी फौज में नहीं है, और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। और क्योंकि क्या बहुत से यंगस्टर के मैं नाम ले सकता हूं, बहुत से। अभी कुछ टाइम पहले मेरी बात हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी साहब से, उनको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू किया। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई वहां पे हुआ क्या था। एज ए जनरल ऑफिसर 8 माउंटेन डिवीजन को वो कमांड कर रहे थे, जब पूरी प्लानिंग जैसे कि उन्होंने की, जो उन्होंने जवाब दिया पाकिस्तान की सेना का, वो काबिले तारीफ है। एक और किस्सा मैं आपको बता के मैं सलाम करता हूं। एक और कप्तान साहब थे, उनका नाम था कैप्टन हनीफुद्दीन। खून जमा देने वाली ठंड, ऐसी जगह पे ये पेट्रोल कर रहे थे, ये वहां पे शहीद हो गए थे। और जब जहां पे शहीद हुए, इनकी बॉडी को वहां से रिकवर करना बहुत ही मुश्किल था। तो उस टाइम पे जो जनरल थे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल वीपी मलिक, इन्होंने उनकी मदर जो कि स्कूल टीचर थी, उनसे बताया, उनके फादर नहीं थे, तो उनकी मदर को बताया कि कैप्टन हनीफुद्दीन एक ऐसी जगह पे है जहां पे उनकी बॉडी को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए।
उनकी मदर ने क्या बोला? उनकी मदर ने बोला कि मैं कैप्टन हनीफ उद्दीन को रिकवर करने के लिए और अपने जाबाज फौजियों की जान दांव पे नहीं लगा सकती। अगर आप नहीं ला सकते मत लाइए, कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी मैं अपना बेटा देश के लिए कुर्बान कर दिया, कोई बात नहीं, मगर और कुर्बानी मैं नहीं चाहूंगी। तो ये था बिल्कुल जज्बा, बिल्कुल जोश, मोहम्मद अली शाह जी, कैप्टन यही दिए जज्बा वापस। यही जज्बा हमारे जवानों में और उनके परिवारों में भी है। यही वजह है कि इसलिए 4 बार हमने पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ उसको जवाब दिया है। कारगिल में भी उसने कोशिश की थी, कारगिल में भी उसे हमने खदेड़ दिया था। सोडी साहब, जब ये युद्ध चल रहा था तो उस वक्त ऐसी भी खबरें थी कि पाकिस्तान की तरफ से, वहां के प्रधानमंत्री की तरफ से, डिफेंस से जो वहां के मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी परमाणु बम की धमकी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत पीछे नहीं हटा। और ऐसी भी खबर थी कि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया था, लेकिन भारत ने कहा था ठीक है हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन कारगिल की चोटी को हम यहां से खाली करवा के रहेंगे। और साथ ही एक ये भी मैं आपसे इसमें एक सवाल ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि तकरीबन 4 महीने ये पूरा युद्ध चला है, तो कितना डिफिकल्ट था एयरफोर्स के लिए कि सीधे हमला करना वहां पर, और कितना डिफिकल्ट था क्योंकि 4 महीने चला। क्योंकि अक्सर ये सवाल भी उठता है कि हमने एयरफोर्स का उस तरह से उतना इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए, क्या वहां की पहाड़ियों की या फिर बनावट ऐसी थी कि वहां पर एयरफोर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकता था? इस पर मैं चाहूंगा आप जरा क्लियर कीजिएगा। भागीरथ जी, जब ये कारगिल युद्ध चल रहा था तब 4 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका गए और उनके राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिले, और उन्हें 4 जुलाई छुट्टी होती है अमेरिका में क्योंकि उनका इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उन्होंने बिल क्लिंटन से कहा कि आप भारत को बोलिए कि भारत विड्रॉ करे कारगिल से। भारत ने क्लियर किया कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे, हम अपने कंडीशंस पे, अपने टर्म्स और कंडीशन पे हम वापस जाएंगे और हम अपने एक एक इंच की जमीन को खाली करके जाएंगे। बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को क्लियरली बोला कि तुम अपनी सेना को बोलो कि वो वापस हो। अब हुआ क्या था, थोड़े दिन पहले 17 मई 1999 को पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी सेना ने ये कारगिल युद्ध के ऊपर ब्रीफ किया। 17 मई से पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को पता ही नहीं था कि ये कारगिल युद्ध शुरू हो गया है और उनकी सेना के जवान भारतीय सीमा में आके बैठ गए हैं। 17 मई को इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया क्योंकि तब ये चीज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आ गई थी और अब इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे आने लग गया था। तो सेना ने अपने प्रधानमंत्री को बताया ताकि वो प्रधानमंत्री उनको बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने अमेरिका को भी एक स्पष्ट जवाब दिया कि हम अपनी एक एक इंच जमीन खाली करेंगे। सॉरी साहब, समय कम है इसलिए चाहूंगा वो जो मैं एयरफोर्स का सवाल किया था मैंने कि कितना मुश्किल था कि हम सीधे डायरेक्ट एयरफोर्स को पूरी तरह से उस युद्ध में नहीं उतार सकते थे, इस पर भी चाहूंगा थोड़ा आप क्लियर कीजिएगा। समय कम है, संक्षेप में। हाँ भागीरथ जी, उस वक्त ये डिसीजन लिया गया था कि हमारा जो एयरफोर्स है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि तब हम चाहते नहीं थे, ये जो कारगिल युद्ध था एक लोकलाइज युद्ध था, एक छोटे एरिया में था, हम चाहते नहीं थे कि ये पूरा युद्ध पूरे एक लार्ज फ्रंट पे खुल जाए। तो तब हमारी जो हुकूमत थी, हमारी जो सेना थी, उन्होंने सही डिसीजन लिया कि ये कारगिल का जो युद्ध है ये छोटे एरिया में है, हम इसको खाली कर देंगे, हमें एयरफोर्स को उस साइड भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एयरफोर्स ने बॉर्डर क्रॉस किया होता तो ये लड़ाई पूरी लंबे बड़े स्केल पे हो जाती। तो पहाड़ी की तरफ से एयरफोर्स को ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे पास लेटेस्ट फाइटर जेट्स थे। ये सिर्फ एक डिसीजन था कि हम बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे और वो डिसीजन सही निकला। हमने 2-2.5 महीने के अंदर इस युद्ध को समाप्त किया, हमारी एक एक इंच जमीन हमने वापस ले ली। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पर और ज्यादा बातचीत करने का मन करता है, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो और सुनना चाहते हैं इस कारगिल युद्ध के बारे में, जो आज की पीढ़ी है वो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए आप दोनों मेहमानों का, मोहम्मद अली शाह जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया और जय सोडी साहब जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो कारगिल आज हम विजय दिवस मना रहे हैं और एक बार फिर से स्वदेश न्यूज उन सभी जिन्होंने हमारे से कारगिल विजय दिवस को आज हम जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो पहाड़ी थी, चोटी थी कारगिल की, उसको भारत में मिलाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, उन सभी को एक बार स्वदेश न्यूज फिर से श्रद्धांजलि देता है, नमन करता है उन सभी और योद्धाओं को सैल्यूट करता है जो आज भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और लगातार हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी प्राणों की भी परवाह नहीं करते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पर फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।